Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and today we are going to study about democracy. अब इस यूनिट को मैंने लगभग लगभग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 पार्ट में मैं इस पूरे यूनिट को कवर करूंगा, जिसमें पहला पार्ट है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ दिस इज अ वेरी एग्जाम रेडी फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. आप एग्जाम में एग्जैक्ट इसी तरीके से आंसर कर सकते हैं. इसमें इंट्रोडक्शन को प्रिसाइज रखा गया है और शॉर्ट रखा गया है. टेक्निकल टर्म्स का यूज किया गया है. जो वर्ड्स डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, जो वर्ड्स डेमोक्रेसी से सबसे ज्यादा एसोसिएटेड हैं, उनका यूज किया गया है. तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा आंसर होगा तो उसका इम्पैक्ट जो एग्जामिनर होगा उसमें बहुत ही अच्छा रहने वाला है. सो लेट्स बिगिन. डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. जो डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडिया है. हर कोई कोई भी कंट्री हो, वहां का लीडर यही चाहता है कि उसकी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाए. चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, बट वो अपने आप को प्रेजेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से डेमोक्रेटिक ही करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल चाइना, वो एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक नहीं है, पर वो चाहती है कि उसे जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में ही माने. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडिया कि हर किसी का इस पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. ठीक है. सेकंड, इट इज ग्राउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी. अब सोवरेनिटी क्या है? देखिए, सोवरेनिटी आप जैसे इसमें भी देख सकते होंगे, द अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल. कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो लोगों की होती है. सोवरेनिटी का मतलब होता है अ स्टेट विच गवर्न्स इटसेल्फ. एक स्टेट जो खुद को गवर्न करता हो, किसी आउटसाइडर का उस पर कोई प्रभाव ना हो. जैसे इंडिया सोवरेन बना था 1947 के बाद. उससे पहले ब्रिटिश का हम पे पूरा अथॉरिटी रहती थी. नाउ हमारे ऊपर अथॉरिटी हमारे लोगों की है, जनता की है, किसी आउटसाइडर की नहीं है. तो डेमोक्रेसी का सबसे जो मेन प्रिंसिपल है वो है पॉपुलर सोवरेनिटी. देन ये किन वैल्यूज से बना हुआ है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोनॉमी, लिबर्टी. अब ऑटोनॉमी को आप सोवरेनिटी से थोड़ा देख सकते हैं कि सोवरेनिटी जैसा ही है ये ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब कि इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस. यहाँ पे किसी और का हम पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है. हम खुद इंडिविजुअली अपने डिसीजंस ले सकते हैं. फ्रीडम है हमारे पास अपने डिसीजन को लेने की. सेकंड इज लिबर्टी. लिबर्टी इज रिलेटेड टू फ्रीडम एज वेल. तो उसके अलावा इक्वालिटी, कि इंडिया में सारे इक्वल हैं, कोई किसी भी आधार पर हमको अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते. देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लो, डेमोक्रेसी के अलावा हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एब्सेंटिज्म मिलेगा. यानी कि वहां के जो लोग हैं, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाते डिसीजन मेकिंग में. नाउ डेमोक्रेसी इज वेरी पॉपुलर फॉर दिस थिंग ओनली, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. यहाँ पे आम जनता का भी डिसीजन मेकिंग में एक रोल रहता है. Although the concept originated in ancient Greece, modern democracy differs substantially in terms of inclusiveness, representative institutions and constitutional governance. यानी कि जो ये जो कंसेप्ट था ये ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीस. एंशियंट ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था ये, बट तब से लेकर अब तक इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैं आपको डिफरेंस प्रॉपरली दिखा देता हूँ. ये देखिए, एंशियंट डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे जो ग्रीस में जो जिस तरीके से ये ओरिजिनेट हुई थी, तो वहां पे कुछ ही सिटीजन्स को जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन मिलता था, लिमिटेड पार्टिसिपेशन. जो प्रॉपर्टीड सेक्शन थे, यानी कि जो जिनके पास पैसा था, या फिर जो मेल्स थे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिलता था. बट मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूसिवनेस की बात करती है. इंक्लूसिवनेस मतलब क्या है?
यूनिवर्सल सफरेज फॉर ऑल एडल्ट्स, यानी कि हर एडल्ट अबव द एज ऑफ 18 इज एलिजिबल टू वोट, इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो इंक्लूसिवनेस की बात करता है, हर किसी को इंक्लूड करने की बात करता है मॉडर्न डेमोक्रेसी। सेकंड, ये किस वे में पुराने डेमोक्रेसी से अलग है, वो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी कि पहले के जो लोग हैं वो जो असेंबल होते थे खुद के रूल्स बनाने के लिए, तो वो जो वोट लोग, लिमिटेड लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता था, रूल्स बनाना एंड पॉलिसी बनाना, ये सारे सिटीजन्स वोट डायरेक्टली ऑन पॉलिसी मैटर्स। कोई भी मैटर होता था सारे लोग वोट कर देते कि भाई ये चीज इस तरीके से होगी या इस तरीके से होगी। बट अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती हैं, यानी कि जो बॉडी पॉलिसी बनाएगी जैसे कि पार्लियामेंट, वहां पे हम लोग जाके अपने डायरेक्ट वोट नहीं करेंगे कि भाई ये होना चाहिए या नहीं। वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोट कर रहे होंगे कि भाई ये चीज होनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा और भी आप चीजें देखोगे तो उसमें जैसे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वहां पे भी हमारे जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो पहले होता था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोग कम होते थे, तो वो सारे मिलके वोट कर देते कि भाई ये होना चाहिए या नहीं। पर इंडिया की आप आबादी देखोगे तो सारे लोग तो वोट नहीं कर सकते ना कि ये चीज होना चाहिए, ये पॉलिसी बननी चाहिए या नहीं। तो हम लोग खुद तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर। थर्ड जो तरीका है, आप डिफरेंशिएशन क्या देख सकते हैं, गवर्न बाय कस्टमरी नॉर्म्स एंड सिविक ड्यूटी। मतलब पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, जो नॉर्म्स होते थे, वो कहीं पे लिखे नहीं होते थे। वो सारे कस्टमरी, यानी कि जो एक प्रथा बन गई वो एक प्रथा बन गई, उस हिसाब से चलते थे। कोई भी फॉर्मल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स नहीं थे। कंस्ट्रेंट्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बांध के रखता है कुछ रूल्स के अंदर। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स नहीं होते थे, फॉर्मल या रिटर्न वे में नहीं होते थे। पर अब गवर्नेंस का फ्रेमवर्क कितना है, सॉलिड है, एकदम सॉलिड है, कि हम फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के अंडर ही ऑपरेट करते हैं। यानी कि हमारे पास कोडिफाइड लीगल फ्रेमवर्क है, यानी कि हमारे जो लीगल ढांचा है वो लिखा हुआ है, वो कहीं पे कोडिफाइड है, और उसने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है किसी भी क्राइम के अगेंस्ट। ठीक है, या किसी भी एट्रोसिटी के अगेंस्ट हमें ये लीगल फ्रेमवर्क हमारा प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये है हमारा फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो देख सकते हैं कि इतनी सी लाइन ने इतनी बड़ी गहरी बात कर दी, क्योंकि इसने उन टर्म्स को यूज किया है। मैंने इन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, अब आपको पेपर में ये टर्म्स एज इट इज यूज करनी है कि ओरिजिनेट हुआ था ये एंशियंट ग्रीस में, बट अभी ये उससे बहुत ज्यादा डिफर करता है। इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिवनेस, पहले डायरेक्ट सॉरी सिर्फ लिमिटेड लोगों का पार्टिसिपेशन होता था, अब सबको इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस वर्ड का यूज करेंगे इंक्लूसिवनेस। देन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि पहले जो है, पहले डायरेक्ट वोटिंग होती थी कि भाई ये काम ऐसे होगा, ये काम वैसे होगा, ये काम ऐसे नहीं होगा। पर अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में, जो कि इंस्टीट्यूशंस कौन सी, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं जैसे कि पार्लियामेंट, वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें हम ना जाकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, पहले डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। पहले कस्टमरी लॉज एंड नॉर्म्स होते थे, यानी कि जो प्रथा चल गई या जो लोग एक दूसरे को देख के फॉलो करने लग गए वो होता था, कहीं पे भी कोई रिटर्न लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। पर अब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोडिफाइड किया गया, और अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन के लिए आई गेस इतना बहुत है ना। डेमोक्रेसी इज ग्राउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये पॉपुलर सोवरेनिटी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये जो ऑटोनॉमी, लिबर्टी, इक्वलिटी तो आप जानते ही हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं पॉपुलर सोवरेनिटी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इनको अपने आंसर राइटिंग में जरूर इंक्लूड करना जब भी आपको डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना है।
सो दैट इज इट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट जो है वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स कंसेप्चुअल फाउंडेशंस, नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशंस, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट 5 वीडियोस में हम इस यूनिट को कवर करेंगे। प्रोसीजर्स भी पढ़ेंगे, अलग अलग डायमेंशंस भी पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है कंटेम्परेरी मॉडल्स, कंटेम्परेरी मतलब आज के जमाने में डेमोक्रेसी के कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, कंटेम्परेरी मतलब आज के जमाने में। ठीक है, so that is it for today's video. If you like the video, then like and subscribe my YouTube channel. Thank you and have a nice day.